Hey buddies, where are you going? Subscribe my channel to meet me again. हेलो बच्चों, आज हम बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट तक हमने हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट कवर किया था। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने दो पार्ट देखे थे, वो थे एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स, ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास था माउथ, ईसोफेगस और बाकी पार्ट्स जैसे माउथ, ईसोफेगस, स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक तो हमने कवर कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे पहली बात, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है मतलब कि ये ट्यूब के जैसा दिखता है। दूसरी बात ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन से छोटी होती है, बड़ी होती है, लार्जर देन लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कि इसका नाम भले ही स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। थर्ड पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें एक ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से छोटा होता है। इसका जो ल्यूमेन है, इट्स ल्यूमेन इज स्मॉलर देन लार्ज इंटेस्टाइन। इसका जो ल्यूमेन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से छोटा होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और इसके अंदर एक कॉमन पॉइंट ये है कि, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? डुओडेनम, DUODENUM, ओके, ड्यूडेनम। सेकेंड है जेजुनम एंड थर्ड पार्ट है इलियम। तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है और इसका जो ल्यूमेन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से छोटा होता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लिवर। अब लिवर जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लिवर है। ओके, द लिवर मैन्युफैक्चर्स बाइल विच गेट्स स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो ये क्या करता है? बाइल मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर्स बाइल, BILE, बाइल, जो कि किसमें स्टोर हो जाती है? स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जाकर वो स्टोर हो जाती है। ओके, फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और यहाँ से वो रिलीज हो जाती है कब? जब इसकी ज़रूरत होती है, व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, ये क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी इसकी ज़रूरत होती है बाइल की तो वो रिलीज हो जाती है गॉल ब्लैडर से। ओके, नेक्स्ट है, तो लिवर में इतना ही था कि लिवर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। बाइल, इसका काम क्या है? बाइल को मैन्युफैक्चर करना, जो कि बाइल क्या होता है? स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में जाकर के, और उसके बाद जब ये स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में तो ये क्या करता है? बाइल को रिलीज कर देता है गॉल ब्लैडर जब भी ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियास कहाँ पे होता है? सबसे पहले देखते हैं। पैनक्रियास जो है वो स्टमक के नीचे होता है। ओके, तो ये पैनक्रियास जो है सिचुएटेड बिलो द
स्टमक, बिलो द स्टमक, तो ये स्टमक के नीचे होता है। दूसरी बात ये है कि ये एक पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है, तो पैनक्रियाज का काम क्या है? वो पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज सिक्रीट करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस गो टू द duodenum through a hepatopancreatic duct. Bile breaks down fat into smaller particles. बाइल क्या करता है? जो भी फैट होता है उसको, यहाँ पे बाइल है हमारा, उसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो जो भी फैट होता है उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इसको फिर से समझ देते हैं एक बार फिर से कि लिवर जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, वो मैन्युफैक्चर करता है बाइल को, बाइल मैन्युफैक्चर करता है, जो बाइल गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाती है और फिर वो रिलीज होती है जब भी उसकी ज़रूरत होती है। जो भी बाइल को ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो क्या करते हैं? बाइल को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। ओके, द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डुओडेनम। तो यहाँ पे एक डुओडेनम मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका जो मेजर काम है कि इसके अंदर डाइजेशन टेक प्लेस करता है, डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डुओडेनम। ओके, तो ये था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और पैनक्रियाज। और जेजुनम में कोई क्या बोलते हैं? डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन, इसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते हैं। लार्ज, ये तो हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फूड डाइजेस्ट होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड गोज इन इट। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सारा कहाँ पे जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। सम वाटर एंड सॉल्ट आर अब्सॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसके वॉल्स के द्वारा कुछ वाटर और सॉल्ट जो है अब्सॉर्ब किया जाता है। वॉल्स अब्सॉर्ब सॉल्ट एंड वाटर। तो इसकी जो वॉल्स है सॉल्ट और वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती है। आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द रेक्टम फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जब अनडाइजेस्टेड फूड उसमें जाता है, उसके बाद वो फूड रेक्टम में जाता है, और रेक्टम से वो एनस में जाता है, और एनस से वो अनडाइजेस्टेड फूड यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाता है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव बाय द बॉडी बाय द एनस। और इस प्रोसेस को, जिसमें जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एजेशन बोलते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं एजेशन। ओके, तो क्या हुआ है? इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है जिसमें सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड जाता है, कुछ सॉल्ट और वाटर जो है इसकी वॉल्स अब्सॉर्ब कर लेती हैं,
और बाकी जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में जाता है, और रेक्टम से जाने के बाद वो एनस में जाता है, एनस से वो एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है यूरिन की फॉर्म में, ओके, या फिर वेस्ट के फॉर्म में, ओके। और इसी प्रोसेस को जिससे वो बाहर आता है उसको हम बोलते हैं एजेशन, ओके। तो ये था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब हमें देखना है कि कौन कौन से प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में टेक प्लेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा रेस्पिरेशन। तो पहला प्रोसेस हमारा आता है रेस्पिरेशन। आप इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ओके। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है उसको अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो अब ये होता है द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइजेज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो जो भी हम खा रहे हैं और उससे जो एनर्जी बन रही है और वो उस एनर्जी को हम जैसे भी यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइजेज द फूड टू गेट एनर्जी। तो आप इसको मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ, आप इसको पूरी तरह से लिखते हैं। यूटिलाइजेज द फूड गेट एनर्जी। एनर्जी के लिए हम फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है केमिस्ट्री के चैप्टर्स में। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जिसमें क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज्ड किस लिए ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है? ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। साइट ऑफ रेस्पिरेशन, तो हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आप सबने पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है? रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, इसलिए इसको साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है। और जो भी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में स्टोर हो जाती है? एटीपी। एटीपी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपने ये पढ़ा होगा पहले भी कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके। एटीपी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज रिलीज्ड एज पर नीड। तो ये जो एटीपी है वो किसमें स्टोर हो जाता है? स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, और जब भी इसकी जरूरत होती है वो रिलीज कर देते हैं, ओके। अब देखते हैं रेस्पिरेशन में स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, जो भी ग्लूकोज हमने कंज्यूम किया है, इन पायरूवेट। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन पायरूवेट। तो ये स्टेप्स है रेस्पिरेशन के, इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन पायरूवेट, दिस स्टेप हैपन्स इन द साइटोप्लाज्म। ये होता किस में है? ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इन पायरूविक एसिड। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? पायरूविक एसिड में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। And glucose molecule is composed of 6 carbon atoms while pyruvic acid is composed of 3 carbon atoms. तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है
कि जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये होता किस में है, साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, सेकेंड जो स्टेप है वो ये है फेट, FATE, फेट ऑफ पायरुविक एसिड फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ और उसके बाद फिर से उसका ब्रेक डाउन होता है। अभी पायरुविक एसिड बन चुका है, अब इसका ब्रेक डाउन होगा, और ये क्या होता है, ये किस में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, and the molecules formed depend on the type of respiration in particular organism. Respiration is of two types तो अब जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो डिपेंड करते हैं किस पर, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर। तो रेस्पिरेशन के तो दो टाइप होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये भी हम देखेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज, मतलब कि गैसेस का एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है अंदर आती है O2, और रिलीज ऑफ CO2, और इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं इसको, ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रेकडाउन, और दूसरा जो प्रोसेस इसमें होता है वो होता है ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। तो रेस्पिरेशन के दो काम होते हैं, रेस्पिरेशन में दो चीजें होती हैं, वो पहला है गैसियस एक्सचेंज जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, और दूसरा है ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ओके, दूसरा है ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहला है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, और दूसरा है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो अब इसके अंदर डिफरेंशिएट जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंस दोनों में होते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि एनारोबिक में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ O2। ओके, नेक्स्ट है, ये जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म किस में होता है, प्लांट्स में होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होगा, प्लांट्स में होगा। ओके, इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे, इसमें जो प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे वो हमारे पास होंगे CO2, एंड प्रोडक्ट्स जो होंगे हमारे पास वो होंगे CO2 एंड H2O, और इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे वो होंगे हमारे पास अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें जो एनर्जी है वो ज़्यादा अमाउंट में, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसमें जो है कम एनर्जी रिलीज होगी, लेस एनर्जी रिलीज्ड। ओके, और इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन जो होगी वो कुछ ऐसे होगी, ग्लूकोज प्लस पायरुवेट गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो ये है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन, और जो इक्वेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में होती है वो दो इक्वेशन है, एक तो होती है यीस्ट में, इन यीस्ट
ग्लूकोज प्लस पायरुवेट gives ethanol प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो ये है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन जो कि ईस्ट में होती है, और दूसरी है मसल सेल में, जो मसल सेल में होती है मसल सेल। ग्लूकोज प्लस पायरुवेट गिव्स लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ओके, तो ये हमारी एरोबिक और एनारोबिक में क्या है डिफरेंसेस हैं कि एरोबिक जो है उसमें ऑक्सीजन होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसके एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O है। यहाँ पे देखो तो इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है, CO2 और H2O है, और इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सब क्या है, इनके डिफरेंसेस हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन में जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास नासल पैसेज, नॉस्ट्रल्स, नासल पैसेज, नासल कैविटी, फिर है फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद है हमारे पास ब्रोंकी एंड देन ब्रोंकियोल्स, लंग्स, ब्रोंकी के बाद है लंग्स एंड देन ब्रोंकियोल्स, और फिर है एल्वियोलर सैक। तो ये था हमारा एक स्ट्रक्चर जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में 10 पार्ट्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास नॉस्ट्रल्स, देन nasal passage, then nasal cavity, उसके बाद है pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs, and then bronchioles, and then alveolar sac. तो ये ये हमारा जो है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। ओके, अब इनको देखते हैं एक बार डिटेल्स में कि इनका काम क्या है, इन सब का फंक्शन क्या क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नोस्ट्रल्स से। ओके, सबसे पहले है हमारे पास नोस्ट्रल्स। तो टू नोस्ट्रल्स, जो दो नोस्ट्रल्स होती हैं वो कन्वर्ज होती हैं, नोस्ट्रल्स कन्वर्ज टू फॉर्म अ नेसल पैसेज। मतलब कि दो नोस्ट्रल्स मिलेंगी, उसके बाद वो जाकर के एक नेसल पैसेज फॉर्म करेंगी। तो जो नोस्ट्रल्स होती हैं उनकी लाइनिंग में हेयर होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं, हेल्प्स इन ये किसमें हेल्प करता है, फिल्टरिंग द एयर वी इनहेल। तो नॉस्ट्रल्स का काम क्या होता है कि वो जो एयर होती है जो हम इनहेल कर रहे हैं उसको फिल्टर करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फेरिंक्स, PHAYRNX फेरिंक्स, और ये क्या है, इसके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नेसल पैसेज को कंटिन्यू करता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आफ्टर कंटिन्यूज आफ्टर नेसल पैसेज। तो बस इसके लिए इतना काफ़ी है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नेसल पैसेज को कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लैरिंक्स।
लैरिंक्स। तो लैरिंक्स का काम क्या होता है? लैरिंक्स जो है फेरिंक्स के बाद कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूज आफ्टर फेरिंक्स, और इसको हम ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिया, TRACHEA, ट्रैकिया। ट्रैकिया कंपोज होता है कार्टिलेज के रिंग्स से, कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के रिंग्स से ट्रैकिया जो है बना होता है, कंपोज होता है। और इसके जो रिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से वो प्रिवेंट करते हैं। तो ये काम होता है रिंग्स का। कार्टिलेजिनियस जो रिंग्स होते हैं वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंकाई। A pair of bronchi comes out from the trachea। अब ट्रैकिया से निकल के आते हैं a pair of bronchi, मतलब कि दो ब्रोंकाई एक साथ ट्रैकिया से निकल के आते हैं। A pair of bronchi किससे निकल के आते हैं? ट्रैकिया से। ओके, with one bronchus going to each lung, और एक ब्रोंकस एक लंग में चला जाता है। तो मतलब कि दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकस चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक ब्रोंकस गया और एक दूसरे लंग में एक ब्रोंकस गया। तो ये होता है काम ब्रोंकी का। फिर है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, अ ब्रोंकस डिवाइड इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग। अब ये जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होता है और फिर ये वापस से जाके अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रोंक्यूल्स हो गए। बस ये है जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, लंग्स के अंदर जाता है, हमारा ब्रोंकस है वो लंग्स के अंदर जाता है और इस तरह से जाकर के वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में। ओके, फिर है हमारे पास एल्वियोलाई। These are air sacs at the end of bronchioles। अब जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसके बाद यहाँ पे होते हैं एयर सैक्स और इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोली या एल्वियोलाई। और एल्वियोलस के अंदर क्या होता है? इट कंपोज ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन एंड इज द प्लेस वेयर ब्लड कैपिलरीज ओपन। कंपोज्ड ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन के बने होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? इसके अंदर एल्वियोलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज ओपन हो जाती हैं, जो ब्लड की जो कैपिलरीज हैं वो ओपन हो जाती हैं। दिस इज एल्वियोलस वेयर द ऑक्सीजन मिक्सेस विद द ब्लड। और इसी के अंदर जाके क्या होता है? O2 प्लस ब्लड हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन और ब्लड जाकर के मिक्स हो जाते हैं। द एक्सचेंज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट्स फ्रॉम द ब्लड। और यहीं से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर से बाहर आती है। एग्जिट्स, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर से बाहर आती है। ओके, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोली। अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेज का एल्वियोली के अंदर, वो होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, मतलब कि आउटर प्रेशर ज़्यादा होगा, इनर प्रेशर कम होगा। तो इस वजह से क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये गैसियस एक्सचेंज जो है एल्वियोली के अंदर टेक प्लेस करता है। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन का होता है। नॉस्ट्रिल से क्या होता है? इनहेल करते हैं हम एयर, नॉस्ट्रिल एयर को फिल्टर करती है, फिर वो एयर फेरिंग्स में जाती है, फिर वो लैरिंग्स में जाती है, उसके बाद वो ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया में क्या होते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो कि ट्रैकिया का कोलैप्स होने से बचाते हैं। फिर है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंकस होते हैं, दो पेयर होते हैं ब्रोंकस के, और ना ब्रोंकाई के एक पेयर होता है जिसमें दो ब्रोंकस होते हैं। फिर वो ब्रोंकस जो है लंग्स के अंदर जा कर के ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग सब डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग पार्ट में, जो कि वो ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या होता है? एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वियोली बोलते हैं। और एल्वियोली के अंदर ही क्या होता है?
एल्वियोली के अंदर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज जाकर ओपन हो जाती हैं और जहाँ पर एक्सचेंज जो है गैसेस का वो टेक प्लेस करता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस था ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस था। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, और ट्रांसपिरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें, और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो जुड़े रहें हमारे चैनल से और इसी तरह से पढ़ते रहें। थैंक यू। Bye bye everyone.